नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सावा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आपका इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो राजस्थान हो या फिर भारत सरकार हो या फिर विभिन्न राज्यों के शिक्षक भर्ती में आने वाले एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, और वो टॉपिक है RTE, राइट टू एजुकेशन। केवल और केवल ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक आप जब टीचर बन जाओगे, शिक्षक बन जाओगे, उसके बाद भी आपके जीवन में काम आने वाला विषय है। यह टॉपिक है जो राजस्थान की स्कूल व्याख्याता वैकेंसी हो, वरिष्ठ अध्यापक हो या फिर रीट के लिए भी। रीट में तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रीट में एक पूरी की पूरी यूनिट है और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप जुड़े रहिए। ये एक आपको जो स्लाइड दिख रही है ये तब की है दोस्तों जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था, और उस दौरान ये धुंधली दिख रही है लेकिन मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इसके माध्यम से एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे हम रीट में आने वाले या फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले RTE एक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन से एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे? RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब इसके बारे में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। बस आप तो जुड़े रहना। और हाँ दोस्तों, आगामी समय में मैं इस चैनल पे आपको विभिन्न प्रकार का कंटेंट है वो फ्री में अवेलेबल कराऊंगा और एक अच्छे लेवल का कंटेंट दूंगा मैं। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको भी लाभ मिल सके और उनको भी। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। दोस्तों ये राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा से 20 जुलाई 2009 को पारित हो गया। कब? 20 जुलाई को पारित हो गया। उसके बाद में दोस्तों ये लोकसभा से पारित कब हुआ? तो लोकसभा से हुआ था 4 अगस्त को। कब हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति ने इस पे साइन किए 26 अगस्त 2009 को। भारत के राष्ट्रपति, उस टाइम शायद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने 26 अगस्त 2009 को साइन कर दिया था। और दोस्तों ये एक था वो 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 2010 को क्या हो गया था? लागू हो गया था। कब हो गया था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। लेकिन आपको याद ये रखना है कि राजस्थान में लागू कब हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2011 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो क्या देखा आपने? लोकसभा, राज्यसभा से कब पारित हुआ था? 20 जुलाई को। लोकसभा से 4 अगस्त को। राष्ट्रपति महोदय ने कब साइन किए? 20 अगस्त 2009 को। पूरे भारत में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं इस अधिनियम में। इस अधिनियम में दोस्तों 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। इस अधिनियम में टोटल 38 अनुच्छेद हैं या 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं दोस्तों। तो आप इस बारे में चीजें ठीक से ध्यान रखें थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि ठीक है, तो ये 7 अध्याय कौन कौन से हैं दोस्तों? ये अध्याय 7 हैं, ये इनके बारे में आपको जानकारी बहुत जरूरी है, कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहला अध्याय है जो कि प्रारंभिक जानकारी प्रदान करता है। आप सभी को पता होगा, कोई भी एक्ट होता है, कोई भी किताब होती है, तो पहले जो इंडेक्स आती है या फिर जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ के हम अनुमान लगाते हैं। तो ये क्या है? ये पहला अध्याय, ये प्रारंभिक जानकारी, सबसे छोटा भाग है दोस्तों। इसका क्या है? सबसे छोटा भाग है। जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो भारत का जो पहला अक्षांश देशांतर वाला, तो भारत के बारे में मोटा मोटी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार ये है दोस्तों। दूसरा अध्याय है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो आपको पूछ लिया जाए RTE अधिनियम 2009 का कौन सा भाग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में है? तो अध्याय 2। उसके बाद में सरकार के और माता पिता और अभिभावक के कर्तव्य कौन से भाग में है? तो वो भाग 3 में है। माता पिता, सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य भाग 3 में है दोस्तों। इसके अलावा विद्यालय व शिक्षकों का, अब सबसे आप जो टीचर बनने वाले हो आगे, और कुछ लोग मेरे साथ ही बने हुए, तो आपके कर्तव्य और स्कूल के कर्तव्य कहाँ पर है? ये भाग 4 में है और ये इस अधिनियम का सबसे बड़ा भाग है दोस्तों। भाग 4 है, इस अधिनियम का सबसे बड़ा भाग है। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा? ये भाग 4 में बताया गया है। और बालकों के अधिकारों का संरक्षण है, ये भाग 6 में बताया गया है। और 7 नंबर में कुछ इस
अधिनियम के लागू होने से ये सब चीज़ें जानकारी बताई गई। इसमें सरकार चेंज वगैरह भी कर सकती है, ये इसमें बताया गया दोस्तों। ठीक है, तो भाग कितने हो गए इसमें? 7। पहला भाग प्रारंभिक जानकारी, सबसे छोटा भाग। दूसरा भाग निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तीसरा समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। भाग 4 में विद्यालय शिक्षकों का कर्तव्य सबसे बड़ा भाग है। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भाग 5 में, और 6 में क्या है? बालकों के अधिकारों का संरक्षण है दोस्तों। अब इसके अलावा बात करते हैं, हमने बात की लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, राजस्थान में लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को। अब दोस्तों 29 मार्च जुलाई 2013 में इसका जो राष्ट्रगान, इस अधिनियम का राष्ट्रगान है वो जारी किया गया था। वो क्या था? वो दोस्तों था टन टन घंटी बजे आओ स्कूल चले। ये इसका राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत, ध्यान रखना ना। तो इसका राष्ट्रगान था दोस्तों। अब बात करते हैं धारा 1। इसमें दोस्तों 38 धाराएं, इनमें अलग अलग बात करेंगे। और दोस्तों आप ध्यान रखना, चाइल्ड हेल्प केयर नंबर है 1098। ठीक है, यदि कोई बच्चे के कोई दिक्कत हो तो ये सरकार के ऑफिशियल नंबर हैं, चाइल्ड हेल्प केयर नंबर हैं, वो कितने हैं? 1098 दोस्तों। ठीक है, आगे धारा 1 है, आरटी का विस्तृत उल्लेख करती है। ये इस अधिनियम की प्रस्तावना बताती है दोस्तों। किसी भी भाग में जो प्रस्तावना होती है वो भाग अनुच्छेद पहला ही बताता है। और ये प्रस्तावना क्या बताती है? अधिनियम का मोटा मोटी उद्देश्य या सारांश बताती है। जिस प्रकार भारत का संविधान है और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना हम पढ़ते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान का नेचर क्या है। तो ये इस धारा 1 है जो इस एक्ट का नेचर बता देती है। इसके अलावा दोस्तों धारा 2 है, ये इस आरटी से संबंधित शब्दावली का जिक्र किया करता है। इसमें बालक, दुर्बल बालक, प्रारंभिक शिक्षा, वंचित बालक, स्थानीय प्राधिकारी, अधिसूचना, इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है। और इन सब चीज़ों की परिभाषा, ये जो शब्दावली दी गई है, इनकी आप विस्तृत रूप से परिभाषा जब विस्तार से पढ़ोगे तो अपने को तो ये क्या करना है, एक शॉर्ट रिवीजन करना है। और ये इसलिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो। अब दोस्तों आगे है धारा 3। धारा 3 प्रारंभिक शिक्षा की बात करती है। धारा 3 किसकी बात करती है? प्रारंभिक शिक्षा की बात करती है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा होगी। क्या होगी? फ्री होगी, निःशुल्क शिक्षा होगी दोस्तों। कितने? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। ठीक है दोस्तों, निःशुल्क होगी, निःशुल्क और अनिवार्य होगी दोस्तों। इसके बाद में आगे धारा 4 है। धारा 4 क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक की को बालक होता है उसको आप क्या दोगे? इस 6 से 14 वर्ष तक के बालक को आयु के अनुरूप प्रवेश दोगे। यदि कोई बालक आपके पास विद्यालय में आता है और वो आपसे एडमिशन मांगता है और उसकी उम्र क्या है? 8 साल है, तो आप उसको कौन सी क्लास में एडमिशन दोगे? तो आप देख लो, 6वीं क्लास, 6 साल का बालक है तो उसको एडमिशन आप दोगे पहली क्लास में। यदि बालक 7 साल का है तो दूसरी क्लास में। यदि बालक 8 साल का है तीसरी क्लास में। यदि बालक 9 साल का है चौथी क्लास में। 10 साल का है 5वीं क्लास में। 11 साल का है 6वीं क्लास में। 12 साल का है 7वीं क्लास में। इस प्रकार आप बालक की आयु के अनुसार क्या दोगे? प्रवेश दोगे। ये कौन सी धारा कहती है? धारा 4 कहती है दोस्तों। इसके अलावा आपके पास माना कि बालक को टीसी का अधिकार है दोस्तों। आप निजी विद्यालय संचालित कर रहे हो और आपके पास कोई बालक अध्ययनरत है। यदि वो दूसरे विद्यालय में अध्ययन हेतु जाना चाहता है, अन्यत्र अध्ययन हेतु टीसी कटवाना चाहता है और आप विभिन्न तरह के बहाने निकालते हो या फिर विभिन्न प्रकार से उनको आनाकानी करते हो और बोलते हो कि आपकी फीस नहीं आई हुई है, आपका एडमिशन नहीं देगा, आपका तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन यदि बालक कह रहा है तो बालक के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आपको उसे टीसी प्रदान करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आरटी की धारा जो 5 है वो बालक को टीसी प्राप्त करने का अधिकार देती है दोस्तों, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके अलावा धारा 6 ऐसी धारा है जो सरकारों को हर गांव में, हर मोहल्ले में स्कूल स्थापित करने के लिए बाध्य कर देती है दोस्तों। धारा 6 ये कहती है कि कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन करने के लिए बालक के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पे क्या नहीं होना चाहिए? स्कूल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 6 से 8 तक का बालक है तो उसके घर से अधिकतम 2 किलोमीटर की दूरी पे क्या होनी चाहिए? स्कूल होनी चाहिए। ये कौन सी धारा कहती है? ये धारा 6 कहती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके अलावा धारा 7 है। धारा 7 वित्तीय अनुपात की बात करती है दोस्तों कि केंद्र सरकार कितना पैसा देगी, राज्य सरकार कितना पैसा देगी। तो केंद्र सरकार इसमें 60% राशि देगी और राज्य सरकार कितनी देती है? 30% राशि देती है। नवीनतम अनुपात है दोस्तों। हालांकि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जिनमें 7 सिस्टर बोलते हैं और इसके अलावा जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें ये रेशियो है 90-10 का है दोस्तों। 90% राशि केंद्र सरकार देती है और 10% राशि है वो राज्य सरकार वसूल करती है। जबकि राजस्थान के मामले में क्या है? ये 60-40 है। 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। ये दोस्तों ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं
समुचित सरकार के दायित्व। धारा 8 है, ये समुचित सरकार के दायित्व बताती है। इसके अलावा धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य बताती है। धारा 10 है, ये माता पिता अभिभावक का कर्तव्य बताती है कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वह अपने बालकों को 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अवश्य प्रदान करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी ये धारा है, ये कठोरतम कार्रवाई के प्रावधान करती है दोस्तों। इसके अलावा धारा 11, ये 3 से 6 वर्ष तक की शिक्षा आंगनबाड़ी में प्राप्त करेगा बच्चा, क्योंकि स्कूल में तो एडमिशन होता नहीं है 6 वर्ष से पहले का। तो क्या होगा, अब तो राजस्थान सरकार ने अभी दिसंबर में एक आदेश आया, दिसंबर 2025 में, जिसमें 5 वर्ष पूरी होने के बाद में स्कूल में एडमिशन कर सकते हो, ले सकते हो, ऐसा प्रावधान कर दिया है। लेकिन इस एक्ट में जो मूल एक्ट था उसमें 6 वर्ष तक का था दोस्तों, तो ध्यान रखना। धारा 8 क्या कहती है, समुचित सरकार के कर्तव्य डिसाइड करती है। धारा 9 क्या कहती है, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य हैं। धारा 10 है, माता पिता व अभिभावक के कर्तव्य हैं। और धारा 11 है, ये शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक के बालक की शिक्षा आंगनबाड़ी में प्राप्त करने की बात करती है दोस्तों। इसके अलावा धारा 12, 13, 15, 16 ये बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं दोस्तों। धारा 12 ये कहती है कि यदि आप निजी विद्यालय संचालित कर रहे हो तो आपके पास कुल एडमिशन जितने हैं, माना कि 100 हैं आपके पास कुल एडमिशन, तो उनका 25% आप निःशुल्क शिक्षा दोगे। अर्थात 100 बालक का आपके पास एडमिशन है तो उनमें से 25% एडमिशन ऐसे बालकों के लेने पड़ेंगे जो दुर्बल वर्ग से आते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं और जो कमज़ोर वर्गों से आते हैं, अर्थात उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। 25% सीटें कमज़ोर बालकों के लिए आरक्षित होगी। इसमें समस्या ये होती है कि जो बड़ी स्कूल हैं वो इस प्रकार तो कमज़ोर बालकों को एडमिशन देते नहीं है, तो फिर बच्चे एक समावेशी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो वहाँ पर भी ये कमज़ोर वर्ग के बालकों के स्थान सुरक्षित करने के लिए सरकार ने 25% आरक्षण की व्यवस्था की है। अब निजी स्कूल वाले बोले तो हम पैसे कहाँ से देंगे, तो सरकार बोली कि बेटा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसका पुनर्भुगतान मैं करूँगी, सरकार खुद करेगी। तो ये 25% बालकों की राशि प्राइवेट स्कूल के खातों में कौन डालती है, सरकार डाल देती है। ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो धारा 12 क्या है, 25% सीटों पे आरक्षण, कहाँ पर, निजी विद्यालयों में। इसके अलावा धारा 13 कहती है कि कई बार क्या करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, ये कहते हैं कि हमारी स्कूल में तो आपको एडमिशन लेने के लिए फलाना टेस्ट देना पड़ेगा, इतनी फीस देनी पड़ेगी, या फिर इतना दान देना पड़ेगा, डोनेशन देना पड़ेगा। तो नो डोनेशन। आप किसी भी बच्चे को एडमिशन लेते दौरान न तो कोई एंट्री टेस्ट जो एडमिशन टेस्ट ले सकते हो, न कोई डोनेशन ले सकते हो, न ही कोई फीस ले सकते हो। ये बात ये धारा 13 कहती है दोस्तों। इसके अलावा पहले जब स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए जाते थे तो उनसे मांगा जाता था कि फला डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों इस अधिनियम की धारा 14 है, वो स्पष्ट कहती है कि बच्चा यदि आपके पास आता है तो आपको हर हालत में एडमिशन लेना पड़ेगा। आप डॉक्यूमेंट का बहाना देके उसको मना नहीं कर सकते। तो आप कहोगे सर कोई बच्चा जिसकी उम्र 8-9 साल है वो हमारे पास आया है और उसके पास पहले कहाँ अध्ययनरत था, उसके बारे में उसके पास न तो टीसी है न कोई और है, तो हम फिर एडमिशन कैसे देंगे। तो इस अधिनियम के माध्यम से सरकार कहती है कि बेटा जी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बालक की आयु के अनुसार प्रवेश दो। जिस प्रकार धारा 4 कह रही थी कि आयु के अनुसार प्रवेश देना पड़ेगा, तो आयु के अनुसार प्रवेश दो। जैसे बालक की आयु 6 वर्ष है, पहली क्लास में दे दो, 7 वर्ष है दूसरी क्लास में दे दो, 8 वर्ष है तो तीसरी क्लास में दे दो, 9 वर्ष है चौथी क्लास में दे दो। तो आपको डॉक्यूमेंट की मांग नहीं कर सकते। तो ये धारा क्या है, धारा 14 कहती है आवश्यक दस्तावेज की क्या कर दी है, समाप्ति कर दी है। उसके अलावा पहले क्या होता था, एडमिशन कराने के लिए या तो जुलाई में करा लो या फिर अगस्त में करा लो, 15 सितंबर बाद एडमिशन क्या कर दिया था, बंद कर दिया जाता था। लेकिन आरटी एक्ट के तहत 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको वर्ष भर एडमिशन लेने की छूट है। वो चाहे तो एडमिशन जुलाई में लें, चाहे तो दिसंबर में लें, चाहे तो जनवरी में लें, उनका मन करे तब एडमिशन लें और स्कूल के माध्यम से उनको मना नहीं किया जाएगा, उनको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो ये धाराएं कौन सी होगी दोस्तों, 12 25% सीटों पर आरक्षण, 13 प्रवेश शुल्क की समाप्ति, 14 आवश्यक दस्तावेज की समाप्ति, 15 वर्ष भर बालक की इच्छा अनुसार आप एडमिशन देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें दोस्तों एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को। अधिसूचना राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को कर दी थी। राष्ट्रगान टंडन घंटीबाजी हाउस स्कूल चले हैं। और क्या है, इसका 38 धारा है और 7 अध्याय है। इसमें पहला अध्याय है प्रारंभिक जानकारी, दूसरा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, तीसरा समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी माता पिता के कर्तव्य डिसाइड करता है, चौथा विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य बताता है, 5वां प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम और 6वां बालकों के अधिकारों का संरक्षण करता है। धारा 1 है आरटी का विस्तृत उल्लेख करता है, आरटी संबंधी शब्दावली धारा 2 में है। धारा 3 है प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14
वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क होगी। धारा 4 है कि आयु के अनुरूप 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए आयु के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा। धारा 5 है वो टीसी का अधिकार देता है बच्चे को। धारा 6 विद्यालय की दूरी घर से 1 से 5 तक 1 किलोमीटर, 6 से 8 तक 2 किलोमीटर। इसके अलावा धारा 7 है ये 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार 40% देगी। धारा 8 है समुचित सरकार के दायित्व। धारा 9 है स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व। धारा 10 है माता पिता विभाग के कर्तव्य। धारा 11 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाएगा। धारा 12 25% आरक्षण है। धारा 13 है प्रवेश शुल्क की समाप्ति की बात करती है। धारा 14 क्या करती है, आवश्यक दस्तावेज की समाप्ति करती है। और धारा 15 है ये प्रवेश बालकों को वर्ष भर इच्छा अनुसार प्रवेश ले सकेंगे। अब आती है धारा 16 दोस्तों। धारा 16 ये कहती है आप 1 से 8 तक पढ़ने वाले बालकों को फेल नहीं कर सकते हो, किसी भी बालक को फेल नहीं किया जा सकता। तो फिर राजस्थान में तो सर 5वीं और 8वीं क्लास में बोर्ड लग रही है, तो दोस्तों ये बोर्ड लग रही है लेकिन बालकों को फेल नहीं किया जा सकता है। ये मैं कहूँगा भारत की एक विंड बनाई है कि 8वीं क्लास तक के बच्चों को यदि जो बच्चा अयोग्य है या फिर वो कमज़ोर रह जाता है या वो ध्यान नहीं देता है या बालकचारी बालक बन जाता है तो उसके लिए होनी चाहिए चीज़ें। क्योंकि शिक्षा के मामले में समानता, मुझे केवल अवसर की समानता होनी चाहिए। इस प्रकार तो आप ये बात हो गई कि एक शिक्षक कॉपी चेक कर रहा है, उस दौरान उसको क्या कर दो कि वो सब बालकों के समान नंबर दे देगा। समान नंबर देने से समानता थोड़ी है, ये तो फिर आप भेदभाव कर रहे हो। जो अच्छा बालक है उसको पनिशमेंट दे रहे हो आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार चेंज करे नहीं करे एक अलग बात है। इसका उद्देश्य ये था कि हर बच्चा पढ़ ले, जिसकी विपरीत परिस्थितियाँ वो भी पढ़ ले। लेकिन दोस्तों इसका मिसयूज होने लगा है, बालकों का जो लेवल है विद्यालयों में बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो माता पिता और अभिभावकों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे 8वीं क्लास पास तो कर लेगा, लेकिन हकीकत ये उसको किताब पढ़नी भी नहीं आएगी। ये सब चीज़ें बताई गई दोस्तों। इसके अलावा धारा 16 ये फेल नहीं करने की बात करती है। धारा 17 में दोस्तों खतरा है। मेरे वो दोस्त जो अध्यापक बनने की चाहत में हैं, जो दिन रात उनकी आंखों में सपना है, वो धारा 17 को ध्यान से याद रखना, क्योंकि 17 के आपने हाथ लगा दिया तो ये खतरा टलने वाला है नहीं। धारा 17 ये कहती है कि आपने किसी भी बालक के साथ शारीरिक दंड दे दिया, बालक को थप्पड़ मार दिया, दांत घूंसे मार दिए, तो आपको खतरा हो सकता है। और इसमें कठोरतम सजा का प्रावधान है। आपको 3 महीने की कारावास और उच्च अधिकारी द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी आप पे की जा सकती है। तो धारा 17 आप याद रखना दोस्तों। इसके अलावा धारा 18 है विद्यालय के मानक पूरे करने पर मान्यता मिलेगी। और धारा 19 कहती है कि ये जो मानक हैं वो 3 वर्ष में पूरे करने पड़ेंगे, जैसे भवन है, खेल मैदान है, 4 दीवारी की बात करती है। इसके अलावा राज्य सरकार धारा 20 के अनुसार केंद्र द्वारा मानकों में क्या कर सकती है, केंद्र द्वारा स्थापित मानकों में परिवर्तन कर सकती है। तो धारा 18, 19, 20 ये ध्यान रखना। 18 में विद्यालय को मानक पूरे करने हैं, 19 में मानक 3 वर्ष में पूरे करने हैं और 20 में दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित मानकों में राज्य सरकार परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा धारा 21 दोस्तों एसएमसी का गठन की बात करती है। किसकी? एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, इसके गठन की बात करती है। इसमें 16 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें 75% अभिभावक होते हैं और इसमें 50% महिलाएं होती है। इसकी महीने में एक बार बैठक होनी जरूरी है। महीने में कितनी बार? एक बार बैठक होनी जरूरी है। और बैठक की गणपूर्ति कितनी होती है? 33% या 1/3 गणपूर्ति होनी जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखना। क्या एसएमसी का गठन कब होगा दोस्तों? धारा 21 में होगा। 16 सदस्य होते हैं, 75% अभिभावक होते हैं, 50% महिलाएं होती है और प्रति माह में बैठक होती है। गणपूर्ति इसमें 1/3 होती है और इस जो कमेटी बनती है इसका प्रति 2 वर्ष में पुनर्गठन आवश्यक है दोस्तों। क्या? पुनर्गठन आवश्यक है इसका। तो ये आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं धारा 22। ये जो एसएमसी बनाई थी ना हमने, ये एसएमसी क्या काम करेगी? ये विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। ये एक विद्यालय के विकास के लिए आगामी 3 वर्ष में स्कूल का विकास कैसे किया जाना है इसके बारे में ये काम करती है। क्या? ये विभिन्न स्कूल हैं उनमें ये एसएमसी वगैरह का गठन करना कंपलसरी होता है, ये होती है। हालांकि अधिकतर विद्यालयों में कागजों में होती है, ये एक दूसरी बात है, ठीक है। आगे धारा 23 दोस्तों शिक्षक की योग्यता का वर्णन करती है, जिसमें उसका वेतन क्या होगा, उसका पद, उसकी सेवा शर्तें, इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है। और इसके लिए क्या करेगी सरकार? योग्यता परखने के लिए रीट का आयोजन कराएगी। रीट नहीं, एक्चुअल में टेट का आयोजन कराएगी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कराएगी। और जिस प्रकार केंद्र सरकार सीटेट का आयोजन करती है, राजस्थान सरकार आरटेट या रीट का आयोजन करती है, विभिन्न राज्य सरकार अपने अपने स्तर पे टेट का आयोजन करवाती है। और इसमें पद, शिक्षक की सेवा शर्तें वगैरह ये सब चीज़ें डिसाइड करती है धारा 23,
इसके अलावा दोस्तों धारा 24, अब क्या रीट का आयोजन हो गया और आप बन गए शिक्षक, ठीक है। रीट का आयोजन होने के बाद में आप टीचर बन गए। अब स्कूल में जाने के बाद में आपका कर्तव्य क्या है, तो धारा 24 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। वर्ष आप हमेशा और हमेशा जब तक टीचर रहोगे तब तक आपके दायित्व ये धारा 24 मत भूलना, क्योंकि ये एक टीचर को वास्तव में टीचर बनाती है। दोस्तों आपका कर्तव्य है समय पे स्कूल पधारें, सिलेबस टाइम पे पूरा करें, और केवल सिलेबस ही नहीं, बच्चों को गुणात्मक शिक्षा दें, बच्चों का सर्वांगीण विकास करें, और बच्चों को एक जो आने वाली उम्र के अनुसार आने वाले चैलेंजेस हैं उनके बारे में उनको क्या करें, अवगत कराएं, और उनको जो लाइफ स्किल हैं उनकी एजुकेशन दें दोस्तों। तो ये धारा 24 है, इसमें आपके दायित्व बताए गए हैं। अधिकतर शिक्षक अपना सिलेबस पूरा कराना अपना कर्तव्य समझ लेते हैं, लेकिन सिलेबस पूरा कराना ही कर्तव्य नहीं है दोस्तों। बच्चों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को समावेशी विकास, सर्वांगीण विकास के लिए तैयार करना, और लाइफ में व्यवहारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ना सिखाना भी आपका ही कर्तव्य है। आप वहाँ पर केवल एक सिलेबस कराने वाले नहीं हो, आप टीचर के साथ एक गाइड हो, उनके पेरेंट भी हो, आप पेरेंट्स भी हो। तो ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। धारा 24 क्या है, टीचर के कर्तव्य बताए गए हैं, शिक्षक के। और धारा 25 है छात्र शिक्षक अनुपात, बताती है कि एक शिक्षक के पास कितने बच्चे पढ़ेंगे या कितने बच्चों पे एक शिक्षक पढ़ाएगा। तो दोस्तों 1 से 5 तक, कहाँ तक, 1 से 5 तक 30 बच्चों पे एक टीचर होगा, 30 बच्चे होंगे उन पे एक शिक्षक होगा। उसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा जो 6 से 8 तक 35 बच्चों पे एक टीचर होगा। कितने पे, 35 बच्चों पे एक टीचर होगा। और 9 से 12 तक 40 बच्चों पे एक टीचर होगा। 9 से 12 तक कितने पे, 40। तो 1 से 5 तक 30 बच्चों पे एक टीचर, 6 से 8 तक 35 बच्चों पे एक टीचर, और 9 से 12 तक 40 बच्चों पे एक टीचर होना ही होना। ये शैक्षिक जो शिक्षा विभाग में जो शिक्षक पैटर्न है ये इस प्रकार का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं धारा 26। धारा 26 ये कहती है कि सरकार को ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं होने चाहिए। लेकिन हकीकत आप सभी को पता है क्या है, ये अधिनियम तय करता है, ये सरकार की जिम्मेदारी करता है कि आप समय समय पे शिक्षक भर्तियां निकालोगे और पद खाली नहीं होने चाहिए। दोस्तों मुझे एक छोटी सी जानकारी प्राप्त है कि जो व्याख्याता के राजस्थान में लगभग 61,000 पद हैं, और उनमें वर्तमान में 30,000 व्याख्याता, 33,000 व्याख्याता कार्यरत हैं। तो आप देख सकते हो। खैर हाँ, आगे उसके अलावा धारा 27 है। ये धारा 27 कहती है शिक्षक की ड्यूटी 3 काम में लगाई जा। एक काम तो उसका मूल काम क्या हो गया, शैक्षणिक व्यवस्था संचालित करना या शिक्षा देना। उसके अलावा आप उसकी ड्यूटी कहाँ लगा सकते हो, जनगणना में लगा सकते हो, उसकी ड्यूटी आप चुनाव में लगा सकते हो, और या फिर विशेष आपदा आ जाए उस दौरान आप उसकी ड्यूटी लगा सकते हो, और किसी भी काम में उसकी ड्यूटी नहीं लगा सकते। जनगणना, चुनाव या आपदा आ जाए तो एक मूल काम उसका शिक्षा देना हो गया। इसके अलावा लेकिन यहाँ तो आप देखते हो शिक्षक को कहीं पर पशु गणना होती है उसमें लगा देते हैं, कहीं पर सारे वो SIR में तो अभी तो लगा ही रखा था। इसके अलावा और कोई काम होता है तो उसमें भी शिक्षक, हर जगह कोरोना में शिक्षक तो हर जगह ड्यूटी लगाते हैं, तो इस वजह से मूल काम बाधित होता है। और हकीकत बात है ये शिक्षकों की व्यथा भी है कि उनको पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर सरकार कहती है कि रिजल्ट भी टाइम पूरा चाहिए, तो कहाँ पढ़ा पाएगा, बच्चों का नुकसान होता है। ओवरऑल किसी का कोई नुकसान नहीं, इसमें नुकसान किसका होता है, बच्चों का नुकसान होता है, बच्चा बहुत पीछे रह जाता है दोस्तों, ठीक है। ये बात हो गई। इसके अलावा धारा 28 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निजी शिक्षण पे रोक लगाती है। तो निजी शिक्षण पे रोक कैसे लगाती है कि आप फीस लेकर निजी स्कूल के अलावा नहीं पढ़ा सकते हो। तो क्या मैं ऐसे तो पढ़ा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ा सकते हो, लेकिन आप फीस लेके कहीं भी नहीं पढ़ा सकते हो। निजी शिक्षण पे क्या लगाती है, रोक लगाती है दोस्तों। तो शिक्षा, स्कूल और शिक्षक से संबंधित जो धाराएं थी उसके बारे में देख लो दोस्तों एक बार। धारा 22 है, विद्यालय विकास योजना की बात करती है। धारा 23 है, शिक्षक की योग्यता, रीट का उल्लेख धारा 23 के अनुसार होता है। धारा 24 शिक्षक के दायित्व हैं। धारा 25 है, छात्र शिक्षक अनुपात की बात करता है। धारा 26 है, 10% से अधिक शिक्षक के पद रिक्त नहीं होंगे। धारा 27 है, शिक्षक की ड्यूटी जनगणना, चुनाव या आपदा में लगाई जा सकती है। और धारा 28 है, निजी शिक्षण पे रोक लगाने की बात करती है। इसके अलावा दोस्तों धारा 29 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य सरकार की होती है। जो अपने प्राइमरी एजुकेशन है, अपर प्राइमरी एजुकेशन है, उसका जो पाठ्यक्रम सिलेबस होता है ये डिसाइड कौन करता है, ये राज्य सरकार, समुचित सरकार डिसाइड करेगी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा धारा 30 है, ये प्रारंभिक शिक्षा तक बोर्ड नहीं हो गया। तो फिर आप ये कहोगे सर प्रारंभिक शिक्षा तक बोर्ड नहीं है, फिर भी राजस्थान में 5वीं और 8वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, बिल्कुल, लेकिन उसमें फेल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो धारा 30 क्या है, प्रारंभिक शिक्षा में
बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब आपके रीट में क्वेश्चन आ जाए कि प्रारंभिक शिक्षा आरटी के संबंध में सही कथन है, कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाएगा, या कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश लेने के लिए वर्ष भर प्रवेश खुले रहेंगे और 25% आरक्षण दिया जाएगा। तो अब इसमें आप देखोगे कि यार नहीं, बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाएगा, ये तो गलत कथन है इसमें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का आयोजन तो हो रहा है राजस्थान में, लेकिन गलत कथन नहीं है, ये कथन सही है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा धारा 31 है दोस्तों, ये बालक की समस्या का निदान करने के लिए बाल संरक्षण आयोग 2005 में गठित हुआ था और इसकी बात करती है। धारा 31 बालक की समस्या का निदान करने बाल संरक्षण आयोग की बात करती है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अलग अलग जो राष्ट्रीय बाल कल्याण संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पे दोनों बनाए हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा एक धारा 22 है, धारा 32 है। धारा 32 बाल संरक्षण आयोग में अपील का अधिकार है। यदि किसी बच्चे के साथ अनहोनी घटित हो जाती है और उस बच्चे की समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या स्कूल स्तर पे उसका समाधान नहीं होता है, तो वो क्या कर सकता है, बाल संरक्षण आयोग में अपनी समस्या क्या कर सकता है, वहाँ पर अपील कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा धारा 33 है दोस्तों। धारा 33 क्या करती है, केंद्रीय सलाहकार परिषद 15 सदस्यीय केंद्रीय सलाहकार परिषद होती है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत का शिक्षा मंत्री होता है दोस्तों। इसके अलावा धारा 34 है, ये राज्य सलाहकार परिषद होती है, यहाँ पर राज्य सरकार का शिक्षा मंत्री होता है, वो अध्यक्ष होता है। तो ध्यान रखना, धारा 29 से लेकर 34 तक। 29 क्या कहती है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारण कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। 30 क्या है, प्रारंभिक शिक्षा तक बोर्ड नहीं होगा। 31 क्या है, बालक की समस्या का निदान करने के लिए बाल आयोग में बाल संरक्षण आयोग में अपील कर सकता है। 32 क्या है, बाल संरक्षण आयोग में अपील का अधिकार है। और 33 क्या है, केंद्रीय सलाहकार परिषद होती है। और 34 में राज्य सलाहकार परिषद होती है। इसके अलावा धारा 35 है, समुचित सरकार द्वारा निर्देश जारी करने की शक्ति। इस आरटी एक्ट में विभिन्न प्रकार के चेंजेस करने की पावर राज्य सरकार के पास है और धारा 35 के अनुसार वो विभिन्न प्रकार के चेंजेस समय समय पे करती रहती है दोस्तों। इसके अलावा धारा 36 ये राज्य कार्मिकों के विरोध अभियोजन का मामले से जुड़ी हुई है। और धारा 37 है, ये एसएमसी के खिलाफ वाद दायर करने से संबंधित है। और धारा 38 है, इस एक्ट में राज्य सरकार संशोधन कर सकती है, ऐसी बातें भी कही गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्ट आपको समझ में आया होगा। इससे अलावा थोड़े से फैक्ट इधर और लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि यदि किसी विद्यालय में 150 से अधिक बालक हो तो वहाँ पर क्या होगा, 150 से अधिक बालक हो, वहाँ पर 5 शिक्षक होंगे और 1 प्रधानाध्यापक होगा। 150 से अधिक बालक होने पे 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होगा। और 200 बालक हो जाएंगे, 200 बालक हो जाते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है, 30:1, 1:30 वाला क्या हो जाता है, 40:1 हो जाएगा। अब एक जो प्राइमरी एजुकेशन का टीचर है वो शिक्षण घंटे कितने कराएगा, तो उसको वर्ष भर 800 घंटे क्या करना पड़ता है, 800 घंटे शिक्षण कराना चाहिए। अब ये एक मूल्यांकन का विषय है या फिर ये शिक्षकों के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि वो 800 घंटे पढ़ाते हैं क्या, और उनको पढ़ाना चाहिए कि उनको सरकार पैसे भी दे रही है, सारी बातें। तो ये क्या है, शिक्षण घंटे वर्ष में 800 घंटे होंगे और शिक्षण दिवस कितने होंगे, 200 होंगे। ये किसके लिए दोस्तों, 1 से 5 तक के टीचरों के लिए। 1 से 5 तक के जो प्राइमरी एजुकेशन के टीचर हैं उनको क्या करना चाहिए, साल में 800 घंटे शिक्षण कराना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रति सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाना चाहिए दोस्तों, कितने, 45 घंटे पढ़ाना चाहिए, ये आरटी एक्ट कह रहा है। इसके अलावा जो 6 से 12 तक के टीचर हैं उनके लिए शिक्षण घंटे 1000 हैं और शिक्षण दिवस 220 हैं। और इनको प्रति सप्ताह कितने क्लास लेने चाहिए, 48 कालांश लेने चाहिए। प्रति सप्ताह एक शिक्षक को 48 कालांश लेने चाहिए, जिसमें आपका गृह कार्य चेक करना या फिर आपकी शिक्षण कार्य कराना, ये सारी चीज़ें सम्मिलित है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आरटी एक्ट का जो वीडियो है ये पूरी तरह समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और आप भी पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।